केरल का खूबसूरत जिला वायनाड, जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों और शांत नजारों के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक भयानक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ। मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी, जिससे हर तरफ विनाश और निराशा फैल गई। यह घटना प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों और ऐसी आपदाओं के सामने मानव जीवन की कमजोरी की याद दिलाती है। यह निबंध वायनाड में हाल ही में हुए भूस्खलन की घटना के बारे में विस्तार से बताएगा, इसके कारणों, परिणामों और संभावित बचाव के उपायों की जांच करेगा। यह ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सतत विकास प्रथाओं और आपदा तैयारियों के महत्व पर भी प्रकाश डालेगा। वायनाड पश्चिमी घाट में बसा है, जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि पश्चिमी घाट भूस्खलन के लिए भी अत्यधिक प्रवण है, खासकर मानसून के मौसम में। खड़ी ढलानें, नाजुक भूगर्भीय संरचनाएं और भारी वर्षा इस क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। वनों की कटाई, अनियंत्रित निर्माण गतिविधियां और अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां समस्या को और बढ़ा देती हैं, जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है और कटाव का खतरा बना रहता है। केरल में 2044 का मानसून का मौसम विशेष रूप से कठोर रहा है। राज्य में असामान्य रूप से भारी वर्षा हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वायनाड सहित कई जिलों के लिए भूस्खलन और अचानक बाढ़ की संभावना की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया था। मूसलाधार बारिश ने मिट्टी को संतृप्त कर दिया, जिससे यह अस्थिर हो गई और खिसकने का खतरा पैदा हो गया। इसने भूस्खलन के प्रति क्षेत्र की अंतर्निहित भेद्यता के साथ मिलकर आपदा की स्थिति पैदा कर दी। भूस्खलन 30 जुलाई 2024 को आया, जिससे कई निवासी सतर्क नहीं हो पाए। घटना का सही समय स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिले के भीतर विशिष्ट स्थान के आधार पर रिपोर्ट अलग-अलग हैं। जबकि आधिकारिक आंकड़े अभी भी संकलित किए जा रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भूस्खलन में वायनाड में कम से कम संख्या डाले लोगों की जान चली गई है। कई अन्य अभी भी लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें जीवित बचे लोगों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। भूस्खलन से संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। मकान ढह गए हैं, सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और संचार लाइनें बाधित हो गई हैं। नुकसान की पूरी सीमा का अभी पता नहीं चल पाया है। पांचवा भाग, पर्यावरणीय क्षरण। क्या यह मानव निर्मित आपदा है, जबकि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है? मानवीय गतिविधियों ने उनकी आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वनों की कटाई, विशेष रूप से जंगलों को कृषि भूमि और वृक्षारोपण में बदलने से मिट्टी अपने प्राकृतिक आवरण से रहित हो गई है, जिससे यह कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। खड़ी ढलानों पर बिना पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के अवैज्ञानिक निर्माण गतिविधियों ने भी समस्या में योगदान दिया है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी को और अधिक खराब कर दिया है, जिससे यह कम पारगम्य और जलभराव का शिकार हो गई है। यह बदले में भूस्खलन के जोखिम को बढ़ाता है। छठा भाग, जलवायु परिवर्तन की भूमिका। तीव्र होती वर्षा के तरीके। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता पर चर्चा करते समय जलवायु परिवर्तन एक और कारक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह घटनाएं न केवल अधिक बार हो रही हैं, बल्कि अधिक विनाशकारी भी होती जा रही हैं।
ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा के तरीकों में बदलाव हो रहे हैं। खतरा है जो पहले से ही भूस्खलन के लिए प्रवण है। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा से मिट्टी की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कम समय में गिरने वाले पानी की अधिक मात्रा मिट्टी की अवशोषित करने की क्षमता को समाप्त कर देती है, जिससे अपवाह और मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। और यह स्थिति कृषि और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी हानिकारक है, जिससे अंततः भूस्खलन होता है। यह भूस्खलन न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा बनते हैं। 7वां भाग, सरकारी प्रतिक्रिया, बचाव, राहत और पुनर्वास। केरल सरकार हरकत में आ गई है। बचाव दल तैनात किए हैं, राहत शिविर स्थापित किए हैं और प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे और अपने घरों और आजीविका खो चुके लोगों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। सरकार का तत्काल ध्यान मलबे में फंसे लोगों को बचाने, घायलों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और भूस्खलन से विस्थापित हुए लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर है। इसके साथ ही सरकार दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं पर भी काम कर रही है। 8वां भाग, लचीलापन बनाना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा तैयारी। जबकि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह से रोकना असंभव है, हम उनके प्रभाव को कम करने और लचीलापन बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन आपदाओं के लिए पहले से तैयार रहें और उनकी तीव्रता को कम करने के उपाय करें। एक महत्वपूर्ण पहलू पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना है। ये प्रणालियां हमें समय पर जानकारी प्रदान करती हैं। आवश्यक है। ये कार्यक्रम स्थानीय लोगों को आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हैं और उन्हें आवश्यक कौशल सिखाते हैं। ये कार्यक्रम लोगों को भूस्खलन के जोखिमों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें निकासी प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपात स्थिति के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए उन्हें सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार समुदायों को सुरक्षित और अधिक लचीला बनाया जा सकता है। 9वां भाग, सतत भूमि प्रबंधन अभ्यास, हमारे भविष्य की रक्षा करना। लंबी अवधि में हमें भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए स्थायी भूमि प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें वनीकरण और पुनर्वनीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करना और किसानों को जैविक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। हमें उन अनसस्टेनेबल विकास प्रथाओं से दूर जाने की जरूरत है जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता की तुलना में अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देती है। प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, यह पहचानते हुए कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। 10वां भाग, निष्कर्ष, एक सामूहिक जिम्मेदारी। वायनाड में हाल ही में हुई भूस्खलन त्रासदी प्रकृति की विनाशकारी शक्ति और उसकी सीमाओं का सम्मान करने के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है
कि हम कितने असहाय हो सकते हैं जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं रहते, जबकि हम प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से जिम्मेदार भूमि प्रबंधन प्रथाओं, मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों और प्रभावी आपदा तैयारी कार्यक्रमों के माध्यम से जोखिमों को कम कर सकते हैं और लचीलापन बना सकते हैं। यह हमारे समुदायों को अधिक सुरक्षित और आपदाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बना सकता है। त्रासदी अधिक जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। हमें यह समझना होगा कि केवल सरकार या कुछ संगठनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। हम में से प्रत्येक की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, आपदाओं के लिए तैयारी करें और ऐसी आपदाओं से प्रभावित लोगों का समर्थन करें। यह न केवल हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे समाज की भलाई के लिए भी आवश्यक है। तभी हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ सकें।